हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दिल्ली सल्तनत का दूसरा टॉपिक इल्तुतमिश। हम 5-5 मिनट की सीरीज़ रखेंगे जो यूजीसी नेट और यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर होगा। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये मैंने बना कर लिखे हैं। अगर आपको बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा इसका वीडियो। थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जो था वो उसके पिता का नाम इलाम खां था, जो इलवरी जनजाति का सरदार था। इसके बारे में थोड़ी बहुत कहानियाँ हैं कि इल्तुतमिश के भाइयों ने उसको छोड़ दिया था मार्केट में, मतलब ऐसा है। तो इल्तुतमिश को जो है गजनी के गुलामों के बाज़ार में बेचा जाता है, जहाँ पर मोहम्मद गौरी इसको ख़रीदने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन व्यापारी मुँह मांगे दाम मांगता है। तो वहाँ इनका सौदा नहीं हो पाता और गौरी गजनी में इसको बेचने से प्रतिबंध लगा देता है, जिसके बाद ऐबक इसको दिल्ली ले जाकर खरीदता है। उसके साथ ही ये इसका थोड़ा इंट्रो ये संस्वनी तुर्क का था। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 4 वंश तुर्क जनजाति तुर्क वंश के थे, उनमें से ये संस्वनी तुर्क था। इसकी कुछ उपाधियाँ भी थीं। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। कुछ इसके पद है, जैसे खासदार। खासदार क्या होता था कि सुल्तान का एक विश्वास पात्र व्यक्ति होता था, उसको खासदार बोलते थे। दूसरा पद इसका आता है अमीर शिकार। तीसरा आता है ग्वालियर का किलेदार। इसको ग्वालियर का किलेदार तब बनाया गया था जब बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था और ऐबक ने इसको विद्रोह दमन करने के लिए भेजा था, जहाँ पर इसको ग्वालियर का किलेदार बनाया गया था। उसके बाद इसको वरन का इक़्तिदार बनाया गया। वरन उस टाइम में जहाँ आज का सहारनपुर लोकेटेड है वहाँ पे वरन था। वरन के बाद इसको बदायूं का इक़्तिदार बनाया जाता है। बदायूं के इक़्तिदार के बाद ये सुल्तान बनता है। ये क्वेश्चन बहुत मैंडेटरी है कि वो सुल्तान बनता है तब वो कहाँ पोस्टेड था। तो वो बदायूं का इक़्तिदार था, उसके बाद वो सुल्तान बनता है। और इसको ये पहला ऐसा गुलाम होता है जिसको अपने मालिक से पहले आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि एक बार मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश खोखरों के दमन के लिए गए थे, जहाँ पर दमन के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से इच्छा जाहिर करता है कि इसको दास्ता से मुक्त किया जाए और इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। जैसे और गुलामों के साथ व्यवहार होता था उस तरीके का व्यवहार न किया जाए। जिसके बाद आपका इल्तुतमिश का शासनकाल देखते हैं। शासनकाल में सबसे पहले हम उसकी गृह नीति देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। गृह नीति में सबसे पहले वो तुर्कान चालीसा या तुर्कान चहलगानी दोनों एक ही हैं, इसकी स्थापना करता है। इसमें क्या था कि उसने उच्च पदों पर सारे तुर्की गुलाम खरीदे थे जिनको बैठाया था। ये गुलाम ऐसे थे कि इल्तुतमिश के वफ़ादार थे। जहाँ इल्तुतमिश कहता था वहीं काम होता था, मरने और मारने को तैयार थे और बहुत वफ़ादार थे। इल्तुतमिश सबसे पहले अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहता था। उसके बाद ये हस्म कल्ब की स्थापना करता है। हस्म कल्ब जो होता है वो स्थायी घुड़सवार सेना होती है। केंद्र में पहले स्थायी सेना नहीं होती थी, अस्थायी सेना होती थी, जिसको मिलिशियाई सेना कहते थे। मिलिशियाई सेना क्या होती है कि जिसका कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, वो इस्लाम के लिए लड़ते हैं और उनमें क्या होता था, एक खुम्स कर होता है। जैसे आपके प्रति जो लड़ने जाएगा तो जो वहाँ लूट होगी, लूट में से 80% सेना को दिया जाता था, 20% सुल्तान रखता था। जिसके बाद आपकी एकता प्रणाली की स्थापना करता है। एकता प्रणाली पहले ही भी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, बट इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि उसको आप इक़्तिदार बोल सकते। ये उस प्रणाली को सुदृढ़ करता है और हर एक प्रांत में शासन व्यवस्था बैठाता है। इक़्तिदार का मैं डिटेल वीडियो भेजूँगा बाद में। अभी तो 5 मिनट की सीरीज़ है, तो हम अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते जाते हैं। इक़्तिदार जो होता था, मतलब पहले उसको प्रांतपति बोलते थे, लेकिन अरब भाषा में उसको इक़्तिदार बोलते हैं। इक़्तिदार की कुछ कर्तव्य होते थे, कर्तव्य में नोट करा देता हूँ। जैसे पहला कर्तव्य होता था शांति व्यवस्था की स्थापना और एक निश्चित सेना रखना। केंद्र के लिए वो निश्चित सेना रखता था। उसके बाद प्रशासन की उसकी जिम्मेदारी होती थी, करों की वसूली वो करता था और विकास के कार्यों को देखता था।
और विद्रोहों का दमन करता था। मतलब उसको एक स्थायी सेना भी रखनी पड़ती थी, क्योंकि जब राजा को ज़रूरत पड़े तो वो अपनी सेना लेके राजा के पास पहुंच जाए। जिसके बाद आपके कुछ अधिकार थे उसके पास, इक़्तिदार के पास। इक़्तिदार को क्या होता था कि जैसे कर मिला 1 लाख का, तो इक़्तिदार को क्या होता था, 50 लाख रुपए इक़्तिदार रखता था और 50 लाख रुपए प्रांत में चले जाते थे, मतलब राजा को चले जाते थे। तो इसके कुछ अधिकार थे, जैसे सेना को ये वेतन देता था, उसी 50% में से ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था देखता था और उसको वेतन वगैरह देता था। उसके बाद इस खुद का वेतन इक़्तिदार इसी में से काटता था, तो 50% वो रखता था। बाकी इल्तुतमिश ने 2 अरबी सिक्के प्रारंभ किए थे, पहला टंक का जो चांदी का था और दूसरा जीतल जो तांबे का था। इसके कुछ निर्माण कार्य देख लेते हैं। निर्माण कार्य में इसने बदायूं में शमसी ईदगाह बनवाया था, मौजे शमसी बनवाई थी और जामा मस्जिद बनवाई थी। दिल्ली में इसने कुछ इमारतें बनवाई थी, जिसमें मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी, कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूर्ण कराया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी नींव डाली थी, वो कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूर्ण करा दिया था। 1199 से 1230 तक का इसका निर्माण कार्य चला था। इसके बाद शाही मकबरा बनवाया था। ये पहला व्यक्ति था जिसने मकबरे की नींव रखी थी भारत में। इससे पहले यहाँ मकबरे नहीं बने थे और इसको मकबरे का जन्मदाता ही बोला जाता है। और अंतरुकीन का दरवाज़ा बनवाया था। नागौर में एक सूफी संत थे, काजी गागोरी की दरगाह इसने पुनर्निर्मित करवाई थी। और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसको खलीफा से खिलत प्राप्त हुई थी। उस टाइम खलीफा अली मुस्तीर बिल्लाह था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद थोड़े मतभेदों के बाद आगे इसके उत्तराधिकारी आते हैं, जो हम अगली सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।